नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बांग्लादेश में फिर हिंदू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेसूर में कई बदमाशों ने कारोबारी पर सरेआम गोलियां बरसाई, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। झेनेदाह में एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की खबर आई है। महिला ने थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत की है। बेंगलुरु के जेजेनगर थाना क्षेत्र में रविवार रात ओम शक्ति मंदिर से निकले धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। आरोपी के जुलूस पर पास के इलाके से पत्थर फेंके गए, जिसमें एक नाबालिग लड़की और कुछ महिलाएं घायल हो गईं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कर्नाटक सरकार पूरी तरह से विफल है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ऐसी घटनाएं हो रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन की ओर से आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। कॉन्क्लेव का विषय है पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दूरदर्शी विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की सीएसआर पहल के तहत गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4000 बच्चों को विटामिन ए और विटामिन डी से फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आईडीबीआई बैंक की सीएसआर पहल के अंतर्गत शिशु संजीवनी कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत लगभग 3000 बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करेगा। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में आज एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। प्रदेश के कई करोड़ मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड रह गए। चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म को भरकर वोटर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आवेदन कर पाएंगे। अनमैप्ड मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिलों में छूटे मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वोटर 6 फरवरी तक अपने दावे आपत्ति जमा कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग को लेकर सवाल उठाए। आयोग ने पूछा कि क्या वेबकास्टिंग की व्यवस्था पूरी तरह लागू की गई थी। दक्षिण 24 परगना में वेबकास्टिंग में कथित लापरवाही को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिस पर आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जवाब मांगा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री यहां लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर लग्जमबर्ग के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री लग्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री की ये यात्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे फ्रांस और लग्जमबर्ग जैसे यूरोपीय देशों के साथ भारत के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 और 13 जनवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर हो रही है। इस वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, मोबिलिटी, रक्षा और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज व्यापार और उद्योग क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते कई उड़ानों में देरी और उनके रद्द होने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को इस असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वेबसाइट का लिंक साझा किया है। भारत के संविधान का पहली बार कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीरी भाषा में अनुवादित संविधान को जारी किया। 4 अधिवक्ताओं को 3 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। रितेश कुमार और प्रवीण कुमार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
जयकृष्ण उपाध्याय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि सिद्धार्थ सा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है। ओएनजीसी ने आदिवासी युवाओं के कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय के स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुतबात मोदी लाल किला की फसील से पुस्तक का विमोचन किया, जो 2014 से 2025 के बीच लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उर्दू संकलन है। निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों ने असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। कर्नाटक में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा राज्य के कोगिलू में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद प्रभावित लोगों को आवाज देने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। असम के गुवाहाटी स्थित कॉटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन हुआ। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी है और इससे उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल को मजबूती मिलेगी। कॉटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का मुख्य विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आवश्यक समन्वय। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल से मुलाकात की। एक्स पर लिखा कि ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो पर उनके आकलन और भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनके सपोर्ट की सराहना करता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौशल भवन में क्लासिकल भाषाओं पर पब्लिकेशन जारी करेंगे। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के 79वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी संयुक्त अरब अमीरात का दौरा आज पूरा होगा। थल सेना प्रमुख की ये यात्रा अब इस साझेदारी को नई गति और नई दिशा देगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए भारत के प्रमुख प्लेटफॉर्म इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट लखनऊ में टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सर्विस शुरू करने वाला है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया एआई असम सरकार और आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से 5 और 6 जनवरी को आईआईटी गुवाहाटी परिसर में ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक आज पूरी होगी। बैठक से एआई के साथ मिलकर आगे बढ़ने में सक्षम, भविष्य के लिए तैयार और सशक्त कार्यबल के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ होगी। बोगीबिल ब्रिज देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत चीन सीमा तक सैन्य आपूर्ति आसान हुई है। इस परियोजना के चलते स्थानीय लोग मत्स्य पालन, डेयरी और कृषि जैसे छोटे छोटे व्यवसायों के जरिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा ये भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल है। ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर 8.0 की तीव्रता के भूकंप को झेलने में सक्षम है। देश की सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में से एक जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक आज हकीकत बन चुका है। पीएम प्रगति के तहत पूरी हुई इस परियोजना से अब कश्मीर घाटी सीधे रेल नेटवर्क के माध्यम से देश से जुड़ गई है। ये रेल लिंक रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। भारी बर्फबारी और भूस्खलन की आशंका वाले इस क्षेत्र में ये परियोजना साल भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करती है और रक्षा बलों की आवाजाही को और भी मजबूत बनाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आत्मनिर्भर गांव के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर्यटन नगरी मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे सैलानियों में उत्साह का माहौल बन गया। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड, 28 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और 29 जनवरी को मुख्य समारोह के टिकट 5 से 14 जनवरी तक बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में राजस्थान डिजिफेस्ट ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में प्रदेश भर से आए युवा अपने इनोवेटिव स्टार्टअप्स और डिजिटल नवाचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं।
उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कल हुई हल्की बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर नजर आ रहा है। बर्फीली हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। साथ ही सुबह दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। भीषण सर्दी और शीतलहर के कारण कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। झारखंड में 12वीं तक के स्कूलों की 8 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। त्रिपुरा में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक के लिए बंद किए गए हैं। वहीं राजस्थान में 20 जिलों में अलग अलग समय के लिए 12 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ओडिशा, असम, मेघालय में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार में दिन में ठंड रहने की संभावना है, जबकि अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में शीतलहर की संभावना है। वहीं कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार ने आरबीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे दिल्ली को पूर्ण आरबीआई बैंकिंग फ्रेमवर्क और वित्तीय अनुशासन मिलेगा, जो दशकों पुरानी वित्तीय समस्याओं को खत्म करेगा। आरबीआई गवर्नर ने एनबीएफसी कंपनियों के साथ बैठक की, अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड मजबूत रखने और एसेट गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। बैठक में इंडस्ट्री में सेल्फ रेगुलेटरी संगठनों, साधन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क और फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नए सीईओ की तलाश में टाटा ग्रुप, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आया उतार चढ़ाव का दौर। मौजूदा सीईओ कैम्पबेल विल्सन का कॉन्ट्रैक्ट 2027 के मध्य में खत्म हो रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु में विकसित भारत जी राम जी कानून के लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून गांव में रोजगार सृजन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल है। रोजगार गारंटी पर बोलते हुए मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नए कानून के तहत अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि निर्धारित अवधि में काम नहीं मिलता है तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होने पर ब्याज दिया जाएगा। वहीं प्रशासनिक व्यय को भी 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने ईरोड की प्रसिद्ध हल्दी मंडी का भी दौरा किया और हल्दी उत्पादक किसानों और व्यापारियों से बातचीत की। इसके साथ साथ ईरोड में टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा भी की। शिक्षा सुधार, कार्यबल परिवर्तन और समावेशी एआई रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंडिया एआई, असम सरकार और आईआईटी गुवाहाटी ने मानव संसाधन कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में भारत की एआई यात्रा में मानव संसाधन की केंद्रीयता को रेखांकित किया गया और साथ ही पारंपरिक कौशल विकास मॉडल से आगे बढ़ने की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। रबी सीजन के लिए सरकार ने बढ़ाई उर्वरक सब्सिडी। सरकार ने इस सीजन के लिए 37,952 करोड़ रुपए की अनुमानित उर्वरक आवश्यकता तय की है, जो खरीफ 2025 सीजन के मुकाबले करीब 736 करोड़ रुपए अधिक है।
इसके साथ ही सरकार ने डीएपी सब्सिडी में भी भारी बढ़ोतरी की है। पिछले वर्ष के 21,911 रुपए प्रति टन के मुकाबले सब्सिडी बढ़ाकर 29,805 रुपए प्रति टन कर दी गई है। इस निर्णय का सीधा लाभ गेहूं, तिलहन और दालों की खेती करने वाले किसानों को होगा। चावल उत्पादन में भारत की ऐतिहासिक सफलता, चीन को पछाड़ भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। भारत अब 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया, जो चीन के 14.5 करोड़ टन से ज्यादा है। भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्रालय की ओर से लॉन्च किया गया कैब सर्विसेज ऐप भारत टैक्सी ऐप को पूरे देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसके यूजर्स की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। निसान मोटर इंडिया ने दिसंबर 2025 में 13,470 वाहनों का रिकॉर्ड निर्यात किया। घरेलू बिक्री 1,902 यूनिट रही और वर्ष 2025 में कुल 12 लाख से अधिक वाहन निर्यात हुए। मौजूदा रबी सत्र 2025-26 में गेहूं की बुआई ने पिछले वर्ष का स्तर पार कर लिया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक गेहूं की बुआई 3.34 करोड़ हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये 3.28 करोड़ हेक्टेयर थी। भारत के स्मार्टफोन उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत एप्पल ने बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है। दिसंबर 2025 तक भारत से आईफोन का कुल निर्यात $50 अरब से अधिक हो गया है। भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में अपने आवंटित पूंजीगत खर्च में 80.54 यानी कि 2,03,138 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने सोमवार को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिका में ड्रग केस में अमेरिकी प्रशासन की कार्रवाई के चलते मादुरो को सत्ता से हटाया गया। अपदस्थ राष्ट्रपति मादुरो ने मादक पदार्थ मामले में खुद को निर्दोष बताया है। ट्रंप द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद देश में तनाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में बढ़ती अस्थिरता के बारे में चिंता जताई। पाकिस्तान द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 3.7% आर्थिक विकास दर का दावा। ईपीबीडी ने इन आंकड़ों को आर्थिक सुधार का भ्रम पैदा करने की कोशिश बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ नीति से अब तक $600 अरब से अधिक की आमदनी हुई है। ट्रंप ने दावा किया है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिली। इजरायल ने लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई जगहों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सिंसिनाटी स्थित घर पर हुआ हमला, एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। पश्चिमी जापान में आया 6.2 तीव्रता का भूकंप। शिमाने प्रांत के पूर्वी हिस्से में था भूकंप का केंद्र। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कनाडा की पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड को अपना आर्थिक विकास सलाहकार नियुक्त किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित जन वृहत भवन में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियोंग के साथ वार्ता की, जो चीन की राजकीय यात्रा पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पेरिस में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ्रांस इंडिया द्वारा आयोजित फ्रेंच इंडियन यंग टैलेंट्स प्रोग्राम के प्रतिभागियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विश्व में हो रही परिवर्तनों और इस संदर्भ में भारत फ्रांस सहयोग के महत्व पर चर्चा की। पेरिस की एक अदालत ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पत्नी और फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोप में 10 लोगों को दोषी ठहराया है। मैक्रों ने 2024 में इस ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि कीव और उसके आसपास हुए रूसी हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये इस साल कीव पर रिपोर्ट किए गए पहले हमलों में से एक माना जा रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे दिन आज घोघला बीच में दिन की शुरुआत बीच सॉकर मुकाबलों से होगी, जहां महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, गोवा और अरुणाचल प्रदेश सहित कई टीमें मैदान में उतरेंगी।
खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे दिन बीच पेंचक सिलाट में पुरुष और महिला वर्ग के क्वालिफाइंग मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। शाम के सत्र में बीच कबड्डी के रोमांचक पूल मैच खेले जाएंगे। कप्तान वैभव सूर्यवंशी की 24 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत अंडर 19 टीम ने यूथ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस के तहत 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज में दूसरी बार खराब मौसम से मैच हुआ प्रभावित। डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारतीय टीम को जीत के लिए 174 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने 2 विकेट पर हासिल कर लिया। सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी के बचे हुए लीग मैच के लिए मुंबई का कप्तान बनाया गया है। श्रेयस अय्यर शार्दुल ठाकुर का स्थान लेंगे, जो चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की टीम ग्रुप सी में है। मुंबई का अगला मुकाबला 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के साथ होना है। उत्तराखंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राजन कुमार के डोप जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उत्तराखंड के तेज गेंदबाज राजन कुमार ने अपना पिछला मैच 8 दिसंबर को अहमदाबाद में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप डी के मैच में दिल्ली के खिलाफ खेला था। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु समेत भारतीय खिलाड़ी आज से शुरू हो रहे मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में उतरेंगे। मलेशिया ओपन में लक्ष्य सेन सिंगापुर के जियाहेंग जैसन तेह के खिलाफ पहले मैच में अपनी लय को कायम रखना चाहेंगे। मलेशिया ओपन में पीवी सिंधु पहले दौर में चीनी ताइपे के सोंगशुओ यून से खेलेंगे। विश्व यूथ टेबल टेनिस प्रतियोगिता में आद्या बाहेती और राजदीप बिस्वास ने अंडर 11 सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यूथ अंडर 11 टेबल टेनिस गर्ल्स सिंगल्स फाइनल में आद्या बाहेती ने साक्षी संतोष को 15-13, 11-8, 12-10 से हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। ब्रिटिश जूनियर अंडर 19 ओपन स्क्वाश प्रतियोगिता में अनाहत सिंह ने महिला सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय में खेले गए क्वार्टर फाइनल में अनाहत सिंह ने शीर्ष वरीयता प्राप्त मिस्र की बाप समेह को 11-4, 10-12, 11-9, 11-3 से हराया। ब्रिटिश जूनियर अंडर 19 ओपन स्क्वाश प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अनाहत सिंह का मुकाबला मिस्र की मलिका एल करास्की से होगा। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बढ़ते दबाव और क्लब के शीर्ष प्रबंधन की हालिया आलोचना के बाद मैनेजर रुबेन अमोरीम को बर्खास्त कर दिया है। बुधवार को बर्नली के खिलाफ होने वाले प्रीमियर लीग मैच में डैरन फ्लैचर को टीम की कमान सौंपी गई है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।